मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मियां नवाज शरीफ की वापसी को लेकर बहुत बात हो रही है। अदालत ने 10 सितंबर तक उनको सरेंडर करने का जो है वो हुक्म दिया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस हवाले से जो समाअत हुई, अब अदालत ने मियां नवाज शरीफ की जो दरख्वास्त है उसके काबिल समाअत होने से मुताल्लिक दलाइल जो है वो तलब कर लिए हैं। ये अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस है जिसमें जो है वो नवाज शरीफ साहब को जो है वो सरेंडर करने का कहा गया था और ज़ाती हैसियत में अदालत ने पेश होने का कहा था। आज अदालत में इस हवाले से जो है वो दलाइल दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी पर मुश्तमिल जो बेंच था उसने समाअत की और वहाँ पर जो सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल उठा वो ये कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब की जो ज़मानत है उनका बाहर रहना है, अगर उसके अंदर तौसी होनी है तो अदालत ने जो उनको सरेंडर करने का कहा था तो पहले उनका अदालत के सामने पेश होना जो है वो कितना ज़रूरी है। एक तो ये मामला है। दूसरी तरफ नैब ने भी जो है वो मियां साहब की ज़मानत की मनसूखी के लिए जो है वो दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है और नैब का मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि मियां साहब को जो है वो मफरूर करार दिया जा चुका है, इसके बाद जो है वो मियां साहब की जो रायत उन्हें दी गई थी वो उस रायत के जो है वो मुस्तहिक नहीं है और उनकी जो ज़मानत हुई थी उस केस के अंदर उसको भी जो है वो मनसूख किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ दो डेवलपमेंट्स हुई थी। एक तो तोशा खाना रेफरेंस में जो उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हुए थे और फिर मियां साहब के जो वकला हैं उनकी तरफ से भी मेडिकल रिपोर्ट है वो जमा करा दी गई थी। अब इस सारी सूरत हाल में मियां साहब का जो है वो बाहर रुकना, उनकी अपनी पार्टी कह रही है कि वो इलाज के लिए बाहर ही रुकें, पाकिस्तान ना आए, तो उनका जो रुकना है वो इलाज के लिए या फिर हुकूमत जिस तरह से इल्ज़ाम लगाती है कि वो एहतसाब से बचने के लिए, अपने केसेस से बचने के लिए जो है वो बाहर है। एक तो आज के प्रोग्राम में हम इस इशू पर बात करेंगे। दूसरा पंजाब की जो पुलिस है उसको लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा पिछले दिनों बहस होती रही आईजी की तब्दीली के हवाले से कि क्या ये इंतज़ामी मसला है या सियासी मसला है। और फिर ऐसे में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, बल्कि खौफनाक वाक़या जो है वो पेश आया लाहौर मोटरवे पर गुजरपुरा के नज़दीक, जहाँ पर जो है वो एक ख़ातून के साथ जो है वो ज़्यादती का वाक़या पेश आया। ये जो वाक़यात हो रहे हैं पंजाब के अंदर पुलिस के हवाले से, क्या वाकई जो है ये पुलिस का मसला है और फिर हुकूमत ये कह रही है कि हम इस हवाले से तमाम तर जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं, मुल्ज़मान का पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये यकीन दहानियाँ जो हैं वो किस हद तक जो है वो देखी जा सकती है, किस हद तक इन पर यकीन किया जा सकता है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। बड़ा स्टीम पैनल मेरे साथ मौजूद है। वेरी क्विकली तारुफ करा दूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा सूबाई वज़ीर सेहत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। मलिक अहमद खान साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। और अयाज खान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार, वो भी मेरे साथ आज के प्रोग्राम में इस बहस में जो है वो शरीक होंगे। अयाज खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं मलिक साहब आपसे आगाज़ करना चाहता हूँ मियाँ साहब के वापस आने के हवाले से। आज जो सबसे जो अहम नुकता अदालत के अंदर भी जो अगर आप दलाइल देखें, जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तरफ से भी जो वो दलाइल दिए जाते रहे, वो यही दलाइल थे कि अगर किसी भी किस्म की तौसी अब रायत अदालत से मिलनी है तो मियाँ साहब का यहाँ पर आना जो है वो अदालत के सामने जो है वो आना ज़रूरी है और सरेंडर करना ज़रूरी है। किस हद तक आप समझते हैं कि ये काबिल अमल और वज़न वाली बात है? जी बहुत शुक्रिया रहमान। देखें, जो कोर्ट का ये ऑर्डर है कि अगर कोई एपेलेट जुरिस्डिक्शन में कोई सुनवाई होनी है तो उसके लिए पटिशनर का होना, जिसने वो दरख्वास्त एप्लीकेंट का वहाँ होना ज़रूरी है। तो इस पर उन्होंने कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि वो यहाँ पहले सरेंडर करें तो फिर उसके बाद ये कार्रवाई आगे चल सकती है। हमारे वकला की ये राय है और इसमें कुछ हमें जुडिशल प्रेसिडेंट्स भी अवेलेबल हैं। नॉर्मली तो जो एक प्रोसीजर है वो यही है कि जब आप अपनी अपील किसी अदालत में सुनाते हैं तो आप एप्लीकेंट ख़ुद कोर्ट में होता है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन जब कोई और इंटरवीनिंग ऑर्डर्स ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स ऑफ सेम बेंच अगर मौजूद हों और उन ऑर्डर की अगर एक कोई हक उसकी बुनियाद पर कायम हुआ हो तो वो फिर कोर्ट को कंसिडर करना पड़ता है नॉर्मली, और इसके भी नज़ायर मौजूद हैं। तो ये हमारे वकला ने अदालत से इस्तदा की। तो इस पर अदालत का आज ये सवाल था कि हम नज़रसानी तो करते हैं लेकिन तो फिर क्या ये अपील को चलाया जा सकता है, तो इस पर आप हमारी मुआवनत करें। इस पर भी वकला के दलाइल जारी थे और कोर्ट ने उसको फॉर ट्यूसडे एडजर्न किया है।
तो विद ऑल द एबिलिटी एंड वट एवर और लॉयर्स कैन असिस्ट द कोर्ट, उसमें वो बताएंगे कि किस बुनियाद पर उनका ये कहना है कि ये मुकदमा उनकी गैर मौजूदगी में भी चलाया जा सकता है, उस अपील को चलाया जा सकता है। बट ये सवालात मलिक साहब पूछे जा रहे हैं क्योंकि आज जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने भी ये पूछा। उन्होंने कहा कि बताया जाए कि नवाज शरीफ किसी अस्पताल में दाखिल हुए हैं, जिस डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराया वो ख़ुद अमरीका में है। जस्टिस आमिर फारूक ने भी कहा कि जो कानून के सामने जो है वो सरेंडर करना है इस मामले में जो है वो ज़रूरी हो। ये क्या मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत मुश्किल हो रही है इन सवालों के अदालत को मुतमईन करने के हवाले से? ये देखिए, हमारे पास तो जो बुनियादी बात है वो हमने अदालत के सामने रख दी है। अदालत के सामने हमारा मुद्दा ये है कि ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, इनको कोर्ट पे रूज़ कर सकती है टू द बेस्ट ऑफ देयर सेटिस्फेक्शन, और उन्हीं की बुनियाद पर हम कह रहे हैं कि उनका सफ़र करना, उनका अदालत में आकर पेश होना, इन दोनों चीज़ों से हमारी ये ख्वाहिश है कि मुआलिजीन की राय के मुताबिक उनको ये दोनों काम नहीं करने चाहिए। तो इस पर अदालत हमारे साथ ये इस फैसले पर नज़रसानी करे सरेंडर के मामले में। अच्छा, उस पर फिर जो दूसरा सवाल उठा कोर्ट में, शायद वो आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि वो तोशाखाना रेफरेंस में जो एक उनको उन्होंने कह दिया कि एब्सकॉन्डर हैं क्योंकि पेश नहीं हुए। तो एक प्रोसेस है, जब वो इनिशिएट हो जाता है तो जब उसकी आप किसी के घर पे जाके नोटिस सर्व करते हैं और अगर उसकी कंप्लाइंस में नहीं आते तो कोर्ट उसका एक फर्दर उसी लॉ के ताबे उनकी प्रोक्लेमेशन जारी कर देती है। और वो प्रोक्लेमेशंस नॉर्मली जब कोर्ट को हकाइक से आगाह किया जाता है कि वो मुल्क के अंदर नहीं है तो प्रोक्लेमेशन सेट असाइड भी हो जाती हैं। अच्छा। और ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। ठीक है, बट ये लीगल आर्गूमेंट आ गया। बट डॉक्टर साहब, अब ये एक तो कानूनी इसका पहलू है, एक जो है वो हेल्थ वाला भी इसका एस्पेक्ट है। मियाँ साहब की कल की रिपोर्ट जो है जो मुस्लिम लीग नून के वकला की तरफ से जो है वो आई है, आपने इससे पहले भी जो है वो, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है वो किसी ना किसी तरीके से पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इसमें एक बड़ा स्टेक होल्डर थी, इन रिपोर्ट्स को देख रही थी, कितनी कन्विंसिंग रिपोर्ट लगती है। और फिर पहले वाली रिपोर्ट जब वो यहाँ से गए थे और अब जो रिपोर्ट है, ये क्या इसमें कोई फ़र्क है? मेरा ख्याल है कोई ख़ास फ़र्क तो है नहीं। वजह यह है कि अगर आपको याद हो तो मैं जब ये गए थे, तशरीफ़ यहाँ से लेके गए थे, तो एक कमिटमेंट के साथ गए थे कि वहाँ जो इनकी इंटरवेंशन होगी, जिस किस्म का भी इनका इलाज होगा, ये मुसलसल कोर्ट को भी इन्फॉर्म रखेंगे और गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म रखेंगे। और पहली दफ़ा जो इतला आई थी वो 24 या 25 दिसंबर को पहली दफ़ा इट वाज सेंट टू अस। और जब वो रिपोर्ट्स आई थी तो वो उस बोर्ड के सामने रखी गई और बोर्ड ने कमेंट ये दिया था कि ये असल में देयर इज़ नथिंग न्यू इन दिस रिपोर्ट, ये तो लगता है वही जो हम लोगों ने डिस्चार्ज स्लिप बना के दिया था उसको दूसरे लफ्ज़ों में लिख के वापस भेज दिया गया है। अच्छा। हम तो ये पूछना चाह रहे हैं कि इस वक्त कोई इंटरवेंशन अगर हुई है तो उसकी रिपोर्टें हमें चाहिए ताकि हम किसी किस्म का ओपिनियन दे सकें, क्योंकि बेसिकली तो बेल की तौसीह के लिए ही था। उसके बाद जब दोबारा रिपोर्ट नहीं आई, फिर जनवरी के अंदर जब दोबारा कहा कि दिस इज़ नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट, तो दोबारा जब जनवरी में भेजा वो भी फिर इसी तरह की रिपोर्ट थी। फिर मुझे और जनवरी की रिपोर्ट में काफ़ी डिले भी आया। आई हैड टू गिव अ कॉल टू डॉक्टर अदनान माई सेल्फ, मैंने खुद फ़ोन किया उनको और मैंने कहा देखें आप लोग तौसीह जब चाहते हैं तो कम से कम हमें ये बताइए कि व्हाट इंटरवेंशंस हैव बीन डन इन द लास्ट 6-8 वीक्स जो आपके पास वहाँ आप जो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने फिर उसी किस्म की एक रिपोर्ट आ गई। फिर तीसरी दफ़ा भी रिपोर्ट इसी तरह की जब आई तो फिर बोर्ड ने ये बात कही कि जी उसी किस्म की बार बार हमें रिपोर्ट भेज जा रहे हैं। अब मकसद ये था कि ही वेंट विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया फ्रॉम हियर, वी नेवर रिसीव्ड अ सिंगल रिपोर्ट अबाउट हिज प्लेटलेट काउंट, जबकि कैटेगोरिकली बोर्ड ने कहा कि हमें आप उनके प्लेटलेट काउंट तो बताइए किस वक्त कितना ये है। उनके जाने के बाद, जी जाने के बाद आपको प्लेटलेट काउंट्स आपको नहीं बताएंगे किसी भी मौके पे, किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं। और उनको ख़ास तौर पे कहा भी कि अगर आपका वहाँ जो मज़ीद टेस्ट हुए जो आखिरी था, दिस इज़ इन फरवरी, तो उन्होंने ये दिया कि जी वो उनकी कार्डियक कैथेटराइजेशन होनी है। अच्छा। और फलां जगह दिन उसकी तैयारी है। और फिर हमें ये इतला मिली कि उन्होंने एक इंकारी कर दी हॉस्पिटल में जाने से उस दिन कि मेरी बेटी यहाँ नहीं है तो मैं अपना टेस्ट नहीं करवाऊँगा। अच्छा, अब मैं आपको यही बताना चाहिए, अब अगर आप वो रिपोर्ट देखें और आज की रिपोर्ट देखें तो उसमें कोई खास फर्क तो है नहीं। देयर इज नथिंग न्यू दैट हैज बीन रिटन इन इट। उसमें भी यही लिखा हुआ है कि जी कार्डियक कैथेटराइजेशन की जरूरत है। आप वो देखें रिपोर्ट्स तो उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को भी, इसमें बड़ी पार्टी है, जमा करानी, तो वो अगर उन्होंने रिपोर्ट जमा करानी तो फिर किस तरह की रिपोर्ट आपको जमा कराएं जो आपके लिए बिलीवेबल हो, जो अदालत के लिए बिलीवेबल हो कि वाकई जो है वो अभी ये ट्रैवल नहीं कर सकते। देखिए, इट हैज बीन 11 मंथ्स, अगर इफ यू आर नॉट रॉन्ग
ऑल दिस स्टार्टेड इन अक्टूबर लास्ट ईयर। अक्टूबर में इनका मसले मसाइल शुरू हुआ, अब तो तकरीबन 1 साल हो गया। हमारे पास जब ये आए थे तो एक एक्यूट इमरजेंसी में थे जिसको इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा कहते हैं। ठीक है जी, इट्स एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। उसका एक तो डायग्नोसिस हुआ, डायग्नोसिस होने के बाद उसका बाकायदा जो उसका रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट हमने शुरू कर दिया था उनका। उस ट्रीटमेंट का असर 6 से 8 हफ्ते में होता है। हमारे मुताबिक जब ये यहाँ से गए हैं, इवन देन his platelets had risen to up to something like 40 to 50,000, तभी वो बाय एयर ट्रैवल भी कर सके। एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि उनके प्लेटलेट्स जो हैं दे राइज ऑल्सो। अब इन्होंने अभी इस वक्त जो है कि जी उनका हीमेटोलॉजिकल जो पिक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप हीमेटोलॉजिकल पिक्चर भेजें, बताएं क्या मसला है उनकी हीमेटोलॉजिकल पिक्चर में। क्या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ड्रग्स, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिसिन, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बिकॉज अगर तो वो रिस्पॉन्ड की हैं तो जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है तो फिर तो स्टेबलाइज हो गए, और इफ इट्स अ क्रॉनिक स्टेट देन ही रिक्वायर्स क्रॉनिक मेडिसिन फॉर इट। इम्पॉर्टेंट ये है कि असल जिस मकसद के लिए वो गए थे वो ये उनको तसल्ली थी कि जो मेरे वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट हैं या कार्डियक सर्जन है, ही कैन लुक आफ्टर मी बेटर बिकॉज उनको मेरे कंडीशन का पता है। तो फिर कार्डियक कैथेटराइजेशन हुई ना, आगे मजीद किसी किस्म की इंटरवेंशन हुई। तो आज इस सारी चीज़ को तो 11 महीने हो गए ना, और फिर एक इस किस्म का आप रिपोर्ट दें जिसमें यह बताया जाए कि आप एयरपोर्ट ना जाइएगा, बाकी जगह चले जाइएगा। मतलब ये कि सिर्फ एयरपोर्ट पे जाने पे पाबंदी है, मतलब वो भी कर सकते हैं नहीं, मतलब एयरपोर्ट पे जाने की पाबंदी है, जहाज पे चढ़ने की पाबंदी है, बाकी जगह आप जा सकते हैं। मतलब स्पेसिफाई करनी चाहिए थी ना, ये नॉट परमिटेड टू गो टू एनी अदर प्लेस। सेकेंडली, कोविड की जो बात आई है, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, कोविड फॉर द लास्ट 3 months अकॉर्डिंग टू आवर इंफॉर्मेशन ऑल इमरजेंसी प्रोसीजर्स have all been started off। इंग्लैंड के दोबारा से 3 महीने हो गए इस बात को। और सबसे बड़ी बात है, कोविड के ऊपर कोई पाबंदी जो है इंग्लैंड में सबसे डिलेड लगी। अगर आपको याद हो तो बोरिस जॉनसन के ऊपर एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम यही था कि भैया आपने कोई क्लोजर नहीं किया, कोई बंद नहीं किया, आपने हालात नहीं ठीक किए अपने, इस वजह से फैलाव जो था उस। अच्छा, मैं उस पर आऊँगा, ज़रा मैं मलिक साहब से पूछूंगा, बट याद खान साहब मेरा ख्याल है आपसे तो ज़रा मैं और ज़रा उनसे कानूनी और जो हेल्थ वाले जो इश्यूज़ हैं उन पे बात की, बट आप मुझे बताएं मियाँ साहब ने वापस आना कि नहीं आना? क्यों वापस आए मियाँ साहब? जेल जाने के लिए। अच्छा भाई, वापस आते हैं तो आप सीधा जेल भेजेंगे ना उन्हें, तो वो जेल से तो निकल के वो बाहर गए थे, तो आप चाहते हैं कि वो फिर वापस आएँ और जेल चले जाएँ? वो तो कभी भी नहीं आएंगे, ये तो लिखी पड़ी बात है। सबसे वैलिड पीटीआई भी बहुत तनकीद करती है इस बात पे कि जी वो वहाँ चहलकदमी कर रहे होते हैं, कहीं को चाय बैठ के पी लेते हैं या कॉफ़ी पी लेते हैं, तो ये कहते हैं जी देखें जी कितना जुल्म हो गया। बेसिकली तो एक गिल्ट है पीटीआई के अपने अंदर कि जी हमने जाने क्यों दिया। अब डॉक्टर साहबा पे भी बड़ी तनकीद होती है, डॉक्टर फैसल पे भी बहुत तनकीद होती है। अब इन पे तनकीद का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि इन्होंने रिपोर्ट्स देख के फैसला करना था ना। आप इनके सामने रिपोर्ट्स रख देंगे कि जी बहुत बुरी हालत है, खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो हम पे आ जाएगा। जो डॉक्टर साहब उन दिनों मुझे याद है जब मीडिया से टॉक भी कर रही होती थी तो उन डेफिनेटली उन रिपोर्ट्स की बेस पे कर रही होती थी। अगर किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो उन रिपोर्ट्स की होनी चाहिए कि वो किसने तैयार कराई, कहाँ से तैयार कराई और कैसे हुई, क्योंकि रिपोर्ट हमें साहब लगता नहीं। देखिए उस पर गवर्नमेंट का जो मौका ये क्योंकि बहस बड़ी देर से चली, वो तो सिंपल कहते कि ये जो टेम्परिंग एक पीटीआई के अंदर से ही ये आवाज़ है कि ये तो सारे सैंपल्स के अंदर, और जो शहबाज गिल साहब बात करते हैं तो टेम्परिंग की गई है, सैंपल्स के अंदर जो है वो टेम्परिंग की गई है, तो उसी का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए ना, बाकी सब कुछ छोड़ देना चाहिए। देखिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ एक बात की जो कि मेरा ख्याल है इससे बहुत पहले पीटीआई को ये बात करनी चाहिए थी। नवाज शरीफ साहब यहाँ भी जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए उन रिपोर्ट्स के मुताबिक, तो वो हॉस्पिटल नहीं गए, वो जाती उम्रा चले गए अपने घर, और जिस दिन वो गए हैं वो उस दिन बता के गए थे कि ये देखो मैं जा रहा हूँ, ऐसी की तैसी मुझे को रोक के दिखाए। तो जिस दिन वो जा रहे थे, जब वो बता के जा रहे थे कि मुझे वापस नहीं ला सकते आप लोग, तो फिर आप लकीर पीटते रहें। आप कहते रहें जी। ये जो सवाल है कि वो हॉस्पिटल में क्यों एडमिट नहीं हुए, सबसे बड़ा सवाल तो ये अदालत ने भी यही पूछा। ये अदालत का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि एक इतना शदीद मरीज जो खुदा ना खास्ता है जिसको लाइफ थ्रेट था, वो जाके फिर घर में बैठा हुआ है, वो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही, और उसकी पार्टी उसका वर्कर वो मान रहा है, वो कहता है जी बिल्कुल ठीक है,
और पार्टी जिस तरह आपको याद होगा MQM के बानी के वाले से वो पार्टी कह देती थी कुछ और वो कहते थे जी बस यूं क्या मेरी पार्टी ने कह दिया। MQM की झलक नजर आ रही है। नवाज शरीफ साहब क्या करें, वो जब पार्टी ने जिस तरह से कहा तो वो उनको तो फिर बिल्कुल डॉक्टर साहब ये हॉस्पिटल जाना तो ये अब क्योंकि ये आप ही मेरे ख्याल हम जितने लोग बैठे हैं उनमें से आप ही डॉक्टर हैं, तो हॉस्पिटल जाना इस केस के अंदर जो है वो कितना जरूरी है? देखिए जब वो आए हैं तो हमारे पास तो 14 दिन अस्पताल ही रहे। अच्छा, ही स्टेड विद अस इन द हॉस्पिटल फॉर 14 डेज, ठीक है। उस दौरानिया में जो हमने टेस्ट करने थे वो टेस्ट हुए, उनकी जो कंडीशन थी उसको बहुत हद तक स्टेबलाइज किया। उसके बाद हमारे यहाँ से वो निकल के वो शरीफ सिटी हॉस्पिटल गए। शरीफ सिटी हॉस्पिटल जाके फिर वहाँ से आगे जाटी उम्र गए होंगे। बेसिकली एज लॉन्ग एज ही वाज हियर इन द हॉस्पिटल मेरी खुद उनसे मुलाकात हुई। अच्छा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यू सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट दैट यू गेटिंग हियर? उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। बल्कि मैंने ये भी बताया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर आपने बाहर से कोई मौलिज बुलाना है तो हम आपको मौलिज भी बुला देते हैं ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं आई एम वेरी सेटिस्फाइड, ये जो मेरा इलाज हो रहा है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो रहा है। उसके बाद ये बात अगर मैं खुद ना पूछी होती तो फिर तो मैं कहती। लुकिंग एट द रिपोर्ट, मेरा सवाल बड़ा साधा था। आपने खुद वो रिपोर्ट देखी, आपने जो अभी रिपोर्ट आई है ये देखी, मियां साहब का अस्पताल जाना कितना जरूरी है? देखें अगर हिज हार्ट कंडीशन जो जिसकी बेसिस पे वो यहाँ से गए कि मुझे क्योंकि आई हैव दिस एंजाइना, पेन तो जो इंसान फील करता है वही बोल सकता है ना, मैं तो नहीं उनका पेन फील कर सकती ना। ही इंसिस्टेड कि जी मुझे तकलीफ होती है और एंजाइना होता है और उसके बेसिस पे उनकी कार्डियक कैथेटराइजेशन होनी थी। अच्छा। उसका ये मतलब था कि जब व्हेन ही लैंडेड इन इंग्लैंड ही शुड हैव गॉन टू द हॉस्पिटल। अस्पताल जाके वो अपना जो सबसे पहले टेस्ट करवाना था और अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक भी उनको हॉस्पिटल में होना चाहिए। अच्छा, अब मकसद ये है नहीं, इस रिपोर्ट के मुताबिक तो उन्होंने ये कहा कि आप चहलकदमी करें, एयरपोर्ट ना जाएं। अच्छा। आप वहाँ जहाज में मत चढ़िएगा, बाकी आप सब काम कर सकते हैं। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मगर ब्रेक ये जो नून लीग की सियासत से मुतालिक सवाल है मलिक साहब से पूछते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मियां नवाज शरीफ की सेहत का मामला और वापस ना आने की वजह क्या है? मलिक साहब ये ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी और ये अदालत में भी आज जो है वो बात हुई है कि मियां साहब अस्पताल क्यों नहीं दाखिल होते? नहीं रहमान, मैं ऑनेस्टली मुझे आई बेग टू डिफर विद ऑल दिस आर्गूमेंट। जितना भी डॉक्टर साहबा का हमें बहुत ही ज़्यादा एहतराम है कि अमंगस्ट ऑल ऑफ दोज जो PTI के जितने भी लोग हैं जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, एक तो में इनसे बात करने में आसानी है, लॉजिक से बात हो जाती है, दलील से बात हो जाती है। अच्छा, टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स वो कुछ मामला थोड़े से मुख्तलिफ भी हैं। वो इस तरह से हैं कि अगर क्योंकि जब मियाँ साहब बीमार थे और जब वो बाहर तशरीफ़ ले गए तो मैं भी ख़ुद पीछे लंदन 2 दफ़ा गया हूँ, तो जो फैमिली की डिस्कशन है मैंने वो सुनी है, मैं उसकी बुनियाद पर एक राय कायम कर सकता हूँ। रिपोर्ट्स तो मुझसे बेहतर डॉक्टर साहब देखेंगे, लेकिन जो एक मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है मैं उसकी बुनियाद पर ये कह सकता हूँ। हाँ। कि देखिए, एक तो जो बुनियादी उनका यहाँ से जाने का मसला था वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये था कि उनकी एक कंसर्टिव प्रोसीजर हुई थी। उस प्रोसीजर पे यहाँ कुछ डॉक्टर्स की राय थी कि जिन्होंने पहले किया है और फैमिली का भी ये ख्याल था कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो मुनासिब ये ख्याल किया गया कि वही करें जिन्होंने पहले किया। अच्छा। और वो उन्होंने जब वहाँ पर गए तो उनका ये ख्याल था कि अभी इनकी स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरा जाएगा। अच्छा। उस पर कुछ वक्त उनको दरकार था और वो 4 हफ्ते से ज़्यादा दरकार था, और फिर कोरोना का बाय द टाइम बीच में आया। अब जो रिपोर्ट्स हैं वो तो ब्लैक एंड वाइट में हैं, जो सबमिट किए हैं हमने बिफोर द कोर्ट, जो गवर्नमेंट को हमने दी हैं। जब इनका बेल प्रोसेस का मामला कमेटी के सामने चल रहा था तो क्योंकि ऑब्वियसली आई कांट स्पीक एज अ डॉक्टर, बट व्हाटएवर लिटिल नॉलेज हमारे पास है उसकी बात तो हम ये कर सकते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये क्रिएट हुई कि गालिबन उनके कुछ टेस्ट इसलिए भी नहीं किए जा रहे जो कि जिनका ताल्लुक कोई जैसे पेट स्कैनिंग होती है, या कोई पहले ये था कि प्लेटलेट्स की खुदा न खास्ता कोई अंडरलाइंग रीज़न ना हो, और ये गालिबन ITP जो डॉक्टर शमसी की डायग्नोसिस थी कि उनकी वजह से जो ये बेसिकली कोई अंडरलाइंग डिजीज़ हो सकती है और उसको आपने पेट स्कैन के ज़रिए करना है। और या फिर जो बाकी टेस्ट इनका डॉक्टर साहब जिक्र कर रही हैं, दुरुस्त है ये बात। मुझे इस पर आई विल नॉट से बिकॉज शी इज़ एन एक्सपर्ट ऑन दैट, लेकिन समहाउ को जो फैमिली का और जो
मियाँ साहब का और उनके वकला का मौक़िफ़ है गवर्नमेंट के मौक़िफ़ में, और उसमें सिर्फ संजीदगी से बात करने की ज़रूरत है। उनका मियाँ साहब की कंडीशन ठीक नहीं है, ये मैं आपको फ़र्स्ट हैंड अकाउंट बता सकता हूँ। ठीक है। ही नीड्स टू बी ट्रीटेड वेरी सीरियसली। उनकी एक हार्ट की कंडीशन भी है, उनके साथ और मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी हैं। उनके साथ कोई ये जो रिपोर्ट्स मैंने अब देखी हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सबमिट की गई हैं, वो भी ऑन अ वेरी सीरियस नोट इवेलुएट करनी चाहिए। आपको पॉइंट सही है कि स्टेबलाइजेशन पहले जरूरी, बट डॉक्टर साहब इसके अंदर एक और नुक्ता जो कि बार बार आया और आज शायद खाकान अब्बासी ने भी बाहर निकल के बात की और ये बात ख्वाजा हारिस ने भी अदालत में की। उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो वेरीफाई करे जाकर जो है वो मियाँ साहब की जो कंडीशन के हवाले से, और कहीं ना कहीं पर वो प्रोसेस जो है वो भी पूरा नहीं किया गया। तो ये क्योंकि ज़ाहिर बात है ये पंजाब हुकूमत के पास मामला है, आप वज़ीर सेहत हैं, चीज़ों को बड़ा फर्स्ट हैंड आप लोग देखते हैं, तो क्या प्रोसीजर में भी वो चीज़ें फॉलो नहीं की जा रही जिस तरह से वकला कह रहे हैं या मुस्लिम लीग नून जो है वो कह रही है? देखिए, अहम चीज़ ये है कि सबसे बड़ी ये बात है, आप हर किस्म की डायग्नोसिस जो है वो बेसिकली रिपोर्ट्स पे करते हैं। हमने भी डायग्नोसिस रिपोर्ट्स पे की ना। अच्छा, फिर सबसे बड़ी ये बात है, अगर हमारा पर्सनल इंटरेस्ट ना होता तो आप मुझे ये बताइए मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैं डॉक्टर अदनान को पर्सनली फ़ोन करती। एज मिनिस्टर ऑफ हेल्थ आई गेव हिम अ कॉल पर्सनली, यू शुड कम एंड टेल मी कि मैंने पूछा नहीं उनसे, मैंने पूछा कि भैया अगर आपने अभी तक कोई इंटरवेंशन नहीं कराई, व्हाट इज़ द रीज़न, आप हमें टेस्ट भेजें, उनकी रिपोर्टें भेजें। स्टेबलाइज क्या होना था, उनका ये कहना था कि जी उनके प्लेटलेट्स शुड बी स्टेबलाइज बिकॉज कोई इंटरवेंशन अगर की जाए तो कहीं कोई ब्लीडिंग ना हो जाए। मसला ये है क्योंकि प्लेटलेट्स आर नीडेड फॉर बेसिकली आपकी हीमोस्टेसिस के लिए। अब मकसद ये था कि ना तो उन्होंने कभी हमें प्लेटलेट्स की रिपोर्ट दोबारा भिजवाई, हमारे कहने के बावजूद भी नहीं भिजवाई, और मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा जी हम आपको रिपोर्टें भेज दें। आज तक कभी क्लियरली हमें ये इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। सो वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू फॉलो इट अप। अगर हमने फॉलो अप ना करना होता, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपको ये मुसलसल बता रही हूँ कि एक कांस्टेंट वो था कि जी फोन करें, पता करें। क्योंकि सवाल बड़ा उठाया जाता है कि अब जो है वो हुकूमत को क्या जरूरत पड़ गई कि हुकूमत जो है वो कह रही है कि अब भी वापस लेकर देखिए, अब मैं फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, समबडी हैज बीन देयर फॉर 11 मंथ्स। अब ये 11वां महीना जा रहा है। अगर बीमारी के टाइम से ले लें, आप दिसंबर से भी ले लें तो ये 9वां-10वां महीना बन रहा है। अब मुझे ये बताइए कि अगर तो कोई इतनी एक्यूट इमरजेंसी होती तो अब तक तो इट शुड हैव बीन सॉर्टेड आउट देयर एंड देन। जब आप गए तो आपने कहा जी कार्डियक कैथेटराइजेशन की जरूरत है तो करवाइए। आपने ये बात क्यों रोकी कि जी मैं नहीं करवा रहा क्योंकि मेरी बेटी आ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आज फिर अगर कागज आए हैं तो उनमें यही बात लिखी हुई है कि ही रिक्वायर्स टू हैव अ कार्डियक कैथेटराइजेशन डन। इफ यू लुक एट इट, देयर इज नो अदर प्रोसीजर व्हिच हैज बीन मेंशन्ड। उन्होंने कहा कार्डियक कैथेटराइजेशन होगी, कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद फिर हम डिसीजन लेंगे कि किस किस्म का इंटरवेंशन होनी है। तो इसका यह मतलब है कि पिछले 8-10 महीने से वो वहाँ स्टेबल है बिल्कुल। अब मकसद ये था, सवाल उठेगा नहीं इस बात पे। फिर सबसे बड़ी ये बात है कि अगर कोर्ट ने कहा कि भैया अब उन्होंने कहा जी कोविड की वजह से ये, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो कोविड के हालात बहुत अच्छे हैं। वलायत के बारे में क्यों वहाँ वलायत के बारे में परेशान है ना। पाकिस्तान आएंगे तो वहाँ इंशाल्लाह उनको आप फिक्र ना करें, प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलेगी कोविड के साथ। आपके सामने सिचुएशन देखें इस वक्त पाकिस्तान के क्या हालात हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मुल्कों के मुकाबले में अगर मैं इंडिया के मुकाबला कर लें आप और आज पाकिस्तान के हालात देखें तो अल्लाह ने खास मेहरबानी की। अगर सबसे ज़्यादा इस वक्त कोई जगह जो है वो सेफ है तो पाकिस्तान ही है। आप कह रही हैं पाकिस्तान है, कोविड की वजह से आप देख लीजिए, नंबर गलत तो नहीं बोल रही ना, आपके सामने तो है। बट एयाज खान साहब, मुस्लिम लीग नून को कोई फ़र्क पड़ता है? मियाँ साहब अगर बाहर होते हैं, वो बाहर रहते हैं या जो है वो पाकिस्तान आ जाते हैं? नहीं, नून लीग को तो फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मलिक साहब वो डॉक्टर अदनान कहाँ होते हैं आजकल? वो मुझे काफ़ी अरसे से लापता लग रहे हैं। वो डेली मैं देख रहा होता था उनको कहीं ना कहीं बैठा था। एक तो उनका प्लीज़ पता करा दें मुझे, और दूसरा डॉक्टर साहब आप सीरियसली आपकी गवर्नमेंट चाहती है नवाज शरीफ साहब इलाज करा लें? वाकई आप लोग चाह रहे हैं कि वो इलाज करा लें? वैसे आप अगर मुझसे पूछे तो मैं तो एज अ डॉक्टर हमेशा चाहूंगी कि इंसान अपना इलाज मुकम्मल करवाए। और ये भी बात आपको तजवीज़ है ना, उस पर अमल कर लें। मियाँ साहब का इलाज हो जाएगा, मरीम नवाज साहबा को आप जाने दें, आप देखें फौरी इलाज हो जाएगा। आप लोग देखें ना, पूरा काम नहीं करते, आधा अधूरा काम करके फिर नवाज शरीफ साहब पे डाल देते हैं कि जी वो इलाज करा लें। वो बेटी के बगैर कैसे इलाज करा लें यार? नहीं, क्या बेटी ने इलाज करना जाके, या तो बेटी ने कार्डियक कैथेटराइजेशन सही काम ही नहीं करते, आपको अंदाजा ही नहीं है।
नहीं क्यों? वो डॉक्टर्स को डायरेक्शंस बेटी ने देनी होती हैं कि डॉक्टर साहब ये ठीक है, ये गलत है। जैसे ही मरियम नवाज साहब जाएंगी, नवाज शरीफ साहब का इलाज हो जाएगा और आपके मसाइल हल। मलिक साहब अच्छा नहीं, देखिए मुझे खान साहब आपके इस मलिक साहब नहीं मैं नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, देखिए आप एक बड़ा बेसिक ह्यूमन फैक्टर है यार, इसमें एक बीमारी है और बीमारी के साथ अगर किसी की एसोसिएशन अपने बच्चों में से किसी के साथ है तो कुछ जुर्म थोड़ी है, ठीक है। मैं मेरी सुन तो लेना, अगर आप जैसे कुछ दोस्त जो इंसानी हकूक़ की बात कर सकते थे या जो सिस्टम के राइट होने की बात कर सकते थे, तो उनको मियाँ साहब की सेहत से ज़्यादा उन बुराइयों की बात करनी चाहिए थी जो हमारे मुआशरे में इस वक्त, पता नहीं हुज़ फॉल्ट इट इज़, बहरहाल एनीवेज़ वी आर, हम देख रहे हैं और भुगत रहे हैं एनीवेज़। लेकिन आप क्योंकि आप इसको मुनासिब समझ रहे हैं इस पर बात करना कि वो क्यों चले गए, तो मेरा ये बिल्कुल इस पर रिज़ॉल्व है, बड़ा क्लियर रिज़ॉल्व है कि जब वो यहाँ से गए थे वो बीमार थे। इस बात की शहादत डॉक्टर साहबा ने भी दी, इनके मेडिकल बोर्ड्स ने भी दी, तमाम डॉक्टर्स की ये राय थी। डॉक्टर फैसल, मेरे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं बट ही इज़ अ वेरी एमिनेंट डॉक्टर, उनकी बड़ी एक साहिब राय है। डॉक्टर शमसी, उनकी बड़ी साहिब राय है। डॉक्टर रियाज, इन सब से हमारी इंटरेक्शन हुई। इन सब का ये ख्याल था कि ही इज़ नॉट वेल, ही शुड गो टू हिज उसी फिजिशियन और उसी सर्जन के पास जहाँ पहले थे। अब वहाँ जाने के बाद उनकी जो ट्रीटमेंट की प्रोसेसेस हैं, तो वो जिनके पास एब्सोल्यूट डोमिनियन है, जो कॉग्निजेंट हैं उनके इलाज के, दुनिया में ये सेट प्रिंसिपल है, यू कांट बुलडोज योर वेज इनटू इट। अब वो मौलजीन जो राय देंगे उस राय का एहतराम करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ये डिमांड करे कि आप नहीं, नॉट दिस वन, ये तो उल्टी बात जो मरियम साहबा के लिए कह रहे हैं, वो तो हमें लग ऐसे रहे कि गालिबन शायद हुकूमत ऐसे तकाजा कर रही है कि आप ये वाले टेस्ट पहले करवाएं और बाकी बाद में दें, और उस राय की अहमियत नहीं रह जाएगी जिन मौलजीन के ज़रिए इलाज हुआ। मगर मलिक साहब इसमें एक नुकता है कि चाहे वो आपके सियासी मुखालिफ हैं पाकिस्तान तहरीक, मगर वो इस वक्त हुकूमत तो है, और आपको अगर इस वक्त अपनी मेडिकल रिपोर्ट से मियाँ साहब के प्रोसीजर के हवाले से किसी को सेटिस्फाई करना है तो वो हुकूमत को करना है, हुकूमत और अदालत को। और अब तो जो मामला अदालत में ब्रेक के बाद कर लें बात। अच्छा प्लीज, मेरा ख्याल है ब्रेक के इसी पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मलिक साहब, मेरा ख्याल है ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी कि क्या ये वाकई मामला सिर्फ और सिर्फ जो है वो मियाँ साहब की सेहत का मामला है, या कहीं ना कहीं पर इसमें सियासत भी, आप लोगों की पार्टी की सियासत जो है वो इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व है? नहीं, हमारे लिए प्राइमरी कंसर्न मियाँ साहब की सेहत है जी। हमें हर सूरत हमने उनसे ये पार्टी की राय है कि वो अपने पहले इलाज पे गौर करें और जो मौलजीन की राय है उसी के मुताबिक होना चाहिए, और यही हम अदालत से भी। अच्छा, ये जो सारी बहस है ना आपकी, हाँ, अब ये कोई किसी की डिस्क्रेशन नहीं है कि मुझे ये कोई खुदा न खास्ता किसी की कोई मुझे बड़ी जैसे कहा कि आपने कहा कि गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट नॉर्मली एक्ट करती है जो रूल्स और जो लॉ स्टेट्यूट कहता है उसके मुताबिक। ये इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी है, किसी शख्स की नहीं। वज़ीर आज़म बनता है तो वो भी किसी कानून और आइन के ताबे बनता है। अब ये जो सीआरपीसी की बात सुनिए, ये अब तीन चीजें, आप क्योंकि सर खुद वकील हैं, मैं इस वजह से आपसे जरा पूछ रहा हूँ, ये तोशाखाना वाला जो वहाँ पर जो मामला आया, दायमी वारंट वहाँ से जारी हो गए, नैब ने आज जो है वो दरख्वास्त दे दी, ये लीगल, मुझे यहाँ रोके उस पर तो मेरा ख्याल है सारे एग्री करते हैं, बट ये लीगली ये तीन मामला हैं, तोशाखाना, नैब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो उनको सरेंडर करने का कहा गया, आई वुड लाइक ये लीगली आपके लिए आपकी पोजीशन को मुश्किल नहीं कर? नहीं, आई वुड लाइक टू एम्बार्क अपॉन व्हाट यू हैव सेड, मैं फौरी उस पर चला जाऊँ, लेकिन मैं ये बात आपको जो एक बड़ी बेसिक बात है, अब पंजाब गवर्नमेंट जो है ना, ये एक एंटिटी है। पंजाब गवर्नमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी की है कि नहीं है, ये एक अलग सवाल है। गवर्नमेंट तो अपनी इन प्लेस रहनी है, चाहे किसी की रहे, आईनी गैर आईनी सूरत में भी गवर्नमेंट्स रह जाती हैं। जो सीआरपीसी है उसकी डिमांड ये है कि अगर कोई शख्स बीमार हो तो हुकूमत फ़ैसला कर सकती है कि उसको जेल में रखना है कि नहीं रखना, और वो फ़ैसला डिस्क्रेशन नहीं है, कंडीशन जो है डिपेंडेंट है, किन हालात में करना है ये भी दर्ज है उसके अंदर, मैनुअल के अंदर रूल्स में दर्ज है। सो उन हालात में गवर्नमेंट ने फ़ैसला कर दिया, वो बाहर चले गए, कोर्ट की डायरेक्शन पे किया। अब आपकी बात आ गई कि तोशाखाना रेफरेंस, इस्लामाबाद वाला केस और जो दूसरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं,
मैंने आपसे कहा कि जो तोशाखाना केस का जो एब्सकॉन्शन की प्रोक्लेमेशन के ऑर्डर्स हैं, वो ऑर्डर्स एक ऑटोमेटिक प्रोसेस से जब स्टार्ट हो जाता है तो उसने एक जगह पे आके उसकी फाइनलिटी ऐसे होती है। आप ये कह रहे हैं केस के मेरिट से जो है वो इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो हो गई। तोशाखाना केस क्या है, मतलब तोशाखाना केस तो मैं उसको अगर देख भी लूँगा तो यही होगा, लेकिन नॉर्मली व्हाट आई हैव टेकन फ्रॉम दिस मीडिया वो ये है कि इट इज़ नो केस एट ऑल। आप ये कह रहे हैं कि आपने एक गिफ्ट की प्राइस में कुछ कम ऑफ़र किया है, आपको गवर्नमेंट के एक उसने कहा कि ये गाड़ी आपने लेनी है कि नहीं लेनी, तो उसकी प्राइस आपने कम अदा की है, और उसके साथ डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर की लिंकेज ही कोई नहीं होती। वो तो आपके जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एक परमानेंट स्टाफ है, उसकी एक कंट्रोलर की या मिलिट्री सेक्रेटरी की, इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है कि तोशाखाना के कस्टोडियन वो होते हैं, वो मैं तो होता ही नहीं हूँ। एनीवेज खैर, ये तो सिर्फ बेतौकीर कर रहे हैं जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, साबिक सदूर हैं, उनको बेतौकीर करने का ये तोशाखाना है और कुछ नहीं है। ये ऑर्डर्स सेट असाइड हो जाएंगे, ये ऑर्डर्स जो हैं ये प्रोक्लेमेशन के, जब ये आप ये कह रहे हैं कि इसका को बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट नो इम्पैक्ट, बट वो नैब तो इसी की केस, इसी की बुनियाद पर नैब की तो छोड़ देना जी, नैब की तो बात क्या करनी है आपने। नैब अरे मान साहब खुदा का खौफ करे, नैब मेरी बात सुने, नैब है क्या? देखिए ठहरे, नैब के बारे में मैंने कुछ नहीं कहना, मैं सिर्फ जाके चेयरमैन नैब की ही बात को हर जगह दोहरा देता हूँ। आज तक उसकी तरदीद नहीं आई, किसी ने मुझसे पूछा नहीं। चेयरमैन नैब अपनी ज़ुबानी खुद कहते हैं कि नैब को पॉलिटिकल पार्टीज़ को सरकमवेंट करने, इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स के रिमूवल के लिए, लॉयल्टीज़ चेंज कराने के लिए, इस मौजूदा हुकूमत को बनवाने के लिए और इसकी कंटिन्यूटी के लिए ये सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मगर मैं नॉट एट ऑल खान साहब, नॉट एट ऑल सर। आप मुझे जावेद चौधरी साहब वाला कॉलम मैं नैब को डिफेंड करने को कहूंगा, फिर आप लोग एतराज करेंगे कि पीटीआई के स्पोक्सपर्सन नहीं, नॉट एट ऑल। मैं तो अगर जो मैं कह रहा हूं चेयरमैन नैब ने नहीं कहा तो मैं देनदार हूं आपका। अयाज खान साहब का है, आप एडिटर है सर, आप बताएं, ये आपके अखबार में छपा, अच्छा ये आपका कॉलम था, इसमें कोई शक वाली बात कुछ शक आज तक तरदीद नहीं आई, तो मैं क्या ठीक बात है वो ठीक है, मैं तो नहीं का कहा दोहरा रहा हूं। ये मैं नैब वाले पे मुझे अभी ब्रेक का कहा जा रहा है, बट नैब वाला डॉक्टर साहब से और अयाज खान साहब से इस ब्रेक के बाद पूछता हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। एक और बड़ा अहम इशू है और वो है आईजी पंजाब की तब्दीली का मामला। ये बहस भी अभी कहीं ना कहीं चल रही है। अयाज खान साहब, मलिक साहब ने तो पिटीशन भी जो है वो उस हवाले से की है कि सियासतज़दा जो है वो किया जा रहा है सारी पुलिस को। एक तो वो नैब वाले पे भी वेरी ब्रीफली, टाइम ज़रा कम है, कॉमेंट कर दें, और दूसरा ये आईजी पंजाब, क्या हमारी पुलिस जो है वो इस माहौल में काम कर सकती है, और फिर ये इंतज़ामी मामला है या हुकूमत से जो है वो नीचे की फोर्स जो है वो नहीं बन रही, कंट्रोल नहीं हो रही है, उनको चला नहीं पा रही? पहले तो मलिक साहब की पिटीशन के हवाले से आपने कहा, तो हमारे कोलीग हैं खालिद क्यूम साहब, वो कह रहे थे चल गई है वो पिटीशन, माशाल्लाह हिट हो गई है, रेटिंग ठीक आ गई उसकी। दूसरी बात ये है कि देखें, एक सीसीपीओ के कहने पे आईजी को चेंज करना ऐसे ही है जैसे कल डॉक्टर साहब उठें और कहें कि मुझे ये चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए, इसको चेंज कर दें। बिल्कुल इसी तरह मिनिस्टर सीएम ना लगाए, कहीं और से आके लग जाए और वो इतना तगड़ा हो कि सीएम उसको चेंज ना कर सके, ये बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन है। जब आप एक सीसीपीओ की वजह से आईजी चेंज करते हैं तो इसका मतलब है कि इससे बुरी गवर्नेंस आप कर नहीं सकते। ये बहुत, आपने पूरा मोरल डाउन कर दिया नीचे तक। और ये जो जिस इंसिडेंट का आपने हवाला दिया था, वो इतना खौफनाक इंसिडेंट, बिल्कुल उस पे कमेंट्स, इतने बुरे कमेंट्स हैं उस सीसीपीओ के कि उस खातून को रात को 12:30 नहीं निकलना चाहिए था। भाई ये किस तरह आप कह रहे हो? भाई वो आपका काम क्या है? लोगों की हिफाजत करना। और मोटरवे पे खवातीन ये समझती हैं कि सेफ है, वो उस पर हम आराम से सफर कर सकती हैं। अगर वो भी सेफ नहीं है आपके दौर में, तो मेरे ख्याल आपको कोई और काम कर लेना चाहिए। लेकिन वो स्ट्रांग इतने हैं कि शायद उनको हटाए नहीं जाता। डॉक्टर साहब देखिए, एक विजन होता है, आपने इदारों में इस्लाहात भी लेकर आनी थी। ये जब अफसरान लड़ेंगे तो काम तो नहीं चलेगा। मेरा ख्याल है, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस, कि अगर आपके नीचे अफसरान लड़ते हैं तो वज़ीर आला जो कि सूबे के कप्तान हैं, उनको ठीक करना होगा इस मामले को। अपनी टीम भी उन्होंने बनानी, और अगर अफसरान की लड़ाइयाँ तो वो भी उन्होंने ख़त्म करानी। 2.5 साल हो गए, 2 साल से ऊपर हो गए, क्यों नहीं ये जो है वो हो सकता? मेरा ख्याल है जो इस वक्त ये जिस पे ये सारी बहस मुबाहिसा हो रहा है, सबसे बड़ी बात है कि योर प्रेरोगेटिव इफ यू वांट टू चेंज समबडी। नंबर 1, अगर सीसीपीओ चेंज हुआ है और चेंज किया गया है बाय सीसीपीओ की, असल झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? सीसीपीओ के चेंज करने के ऊपर शुएब साहब ने कहा कि जी मेरे से पूछे बगैर तब्दीली की। मतलब
अब अगर फॉर एग्जांपल somebody who was changed, if the chief minister thought that we should have a new CCPO, तो he has that authority to change somebody. और अगर शुएब साहब को उस पर इतराज़ था, दिस इतराज़ शुड नॉट हैव बीन कि मैं घर बैठ जाऊंगा। ये तो कोई तरीका नहीं किसी भी अफसर का। मेरा पॉइंट ये है डॉक्टर साहब कि अगर लड़ाइयां होंगी तो फिर परफॉर्मेंस तो नहीं होगी ना। नहीं एक सेकंड, मैं एक नाउ लेट्स वर्क फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट। ठीक है, मैं लेट्स से आई वाज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मेरे प्रिंसिपल हैं, उन्होंने मेरे नीचे एक एसोसिएट प्रोफेसर लगा दी है जो मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है, या मैं सोचती हूँ कि वो काम सही नहीं करेंगे। अब मैं इसमें दो बातें कर सकती हूँ कि व्हेन द पर्सन कम्स इन एंड वर्क्स विद मी, आई विल देन इंश्योर कि उसकी परफॉर्मेंस का मैं बाकायदा रिपोर्ट दे के फिर अपनी बेसिस बनाऊं कि दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई डोंट वांट दिस पर्सन हियर, नंबर 1। नंबर 2, ये करना तो मेरी तरफ से जाती हो ना कि मैं घर बैठ जाऊं और प्रिंसिपल को फ़ोन करके कह दूं मैं नहीं आऊँगी जब तक आप वो एसोसिएट प्रोफेसर ना निकालें। ये चीज़ें देखें जेब नहीं देती किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के अंदर। दे आर ऑल ऑफिसर्स, वी गॉट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। और मैं तो आई फ्रैंकली स्पीकिंग आई गॉट अ लॉट ऑफ रिगार्ड, जितने हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारी पुलिस के लोग हैं, मेरी तो उनके साथ बड़े अच्छे टर्म्स। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि दिस इज़न्ट समथिंग टू आर्ग्यू अबाउट। शुएब साहब को कोई प्रॉब्लम था, दिस प्रॉब्लम्स हैव टू बी डिस्कस्ड विद द चीफ ऑफ द आप बजाय ये कि आप इस चीज़ को इस तरह करें कि भाई मैं आपसे एक सिंपल सवाल, आपने तो वैसे चाइल्डिश के जी मैं घर बैठ जाऊंगा, मतलब आपने पिटीशन में तो बहुत कुछ कह दिया, बट मजीद अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाह रहा हूँ कि अगर सीसीपीओ को बदलना था तो उसका एक तरीकाकार कानून में दिया है, वज़ीर आला उसके बगैर नहीं बदल सकते, अगर उसके बगैर बदलेंगे तो वो गैर कानूनी होगा। उन्होंने उसके बगैर बदला है। अब अगर सीसीपीओ नया लगना था तो उसकी रिकमेंडेशन आईजी ने देनी थी और उसका फैसला चीफ मिनिस्टर ने करना था कि आईजी की रिकमेंडेशन को वो मानते हैं या उनको वापस भेजते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। अब ये दोनों कानूनी मेरे कहने के मुताबिक ऐसा ना करें। ये पुलिस ऑर्डर 2002 कह रहे हैं, ये मैंडेटरी है, एक्सप्रेस प्रोविजन है। जब लॉ में क्लियरली एक्सप्रेसली ये प्रोवाइडेड हो तो इसी को रूल ऑफ लॉ कहते हैं, इसी को गुड गवर्नेंस कहते हैं। और जो गुजरार साहब ने किया उसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका याद, आपका बहुत शुक्रिया, और यास्मीन राशिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।